तो यहाँ अध्याय 11 है ऊष्मागतिकी। और जो वार्षिक परीक्षा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसको देखते हैं, इसमें से छांट लिए हैं। फिर भी यदि पूरे क्वेश्चन देखना है तो आपको पता ही है क्या देखना होगा। एल के फिजिक्स ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन नोट्स टॉपिक वाइज वीडियो सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आंतरिक ऊर्जा का सीधा संबंध ताप से होता है। कहीं भी पूछे यदि ताप बदलता है तो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी, नहीं बदलता है तो नहीं बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ताप। जब भी आंतरिक ऊर्जा आ जाए, आंख मूंद के आप ताप और आंतरिक ऊर्जा वाला कर सकते हैं। यदि ऊपर ताप हो तो नीचे क्या होगा? फिर आंतरिक ऊर्जा। ऐसे ठीक है। अब देखिए, किसी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या होता है? ये डेल्टा क्यू, ये पहला वाला है ना, ये डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। माने किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ रुद्धोष प्रक्रम है, तो रुद्धोष प्रक्रम का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन ना हो। तो डेल्टा क्यू का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 0 बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अब यहाँ देखना है हमारे पास, ये तीसरा प्रश्न आ गया, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। अब देखो, समतापी का मतलब होता है जिसमें ताप न बदलता हो। तो जब ताप नहीं बदलता तो आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदलती। आपको जब भी ये प्रश्न आए है ना, ताप और आंतरिक ऊर्जा के, तो यही देखना है कि ताप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ताप नहीं बदला माने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न इसका देखिए, रुद्धोष प्रक्रम में नियत रहता है। तो रुद्धोष प्रक्रम, इसमें नाम से ऊष्मा से है ना, ऊष्म लिखा है, रुद्धोष्म माने किस क्या नियत रहेगा? ऊष्मा। ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर का, ध्यान से देखिएगा। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ताप बढ़ाने में कि बाह्य कार्य करने में मुझे कैसे पता चल गया? तो जब ऐसे कार्य ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा की बात हो ना, तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम देखते हैं। तो ये होता है डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस क्या होता है? डेल्टा डब्लू। ये प्रक्रम कौन सा है? समतापी। समतापी हो गया माने आंतरिक ऊर्जा का मान कितना हो गया? 0। ठीक है। अब ये 0 हो गया तो बचा क्या? ऊष्मा जो दोगे किस में बदलेगा? कार्य में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? कार्य में। ये बोलता है कि उसको दी गई ऊष्मा किस काम आती है? तो बाह्य कार्य करने में आती है। ठीक है। और बाह्य कार्य कैसे हमको पता चल गया? डेल्टा क्यू हो गया, डेल्टा यू हो गया, ये डेल्टा यू का मान 0 हो गया तो डेल्टा डब्ल्यू बचा। माने ये ऊष्मा किस में बदल गई? कार्य में। ठीक। अब देखो अगला वाला प्रश्न, थोड़ा सा ये सवाल है लेकिन इतना कठिन नहीं है, ऊपर वाला ही लगेगा सूत्र। देखते हैं इसमें, एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। माने यहाँ डेल्टा क्यू का मान इस सूत्र में रखेंगे, तो डेल्टा क्यू का मान कितना हो गया? 300। ये सूत्र है ना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का, इस सूत्र में रखेंगे। और यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कार्य, तो यू को कुछ नहीं दिया तो मैं यू ही लिख देता हूँ, डेल्टा यू। और कार्य कितना है? 600 जूल। इसमें पूछता है आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तब मुझे क्या करना है? 300 में से 600 का इधर पक्षांतर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 600 यू, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -300 जूल। माने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा करके हल कर देना। ठीक। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लेते हैं। ये अभी छोड़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग वार्षिक परीक्षा के हिसाब से अभी देख रहे हैं। एक आदर्श गैस के लिए रुद्धोष प्रक्रम में ताप T और आयतन V में संबंध है। तो ये जो रुद्धोष्म नियम होता है, ये T V घात में गामा -1, ये क्या होता है? नियतांक होता है। रुद्धोष्म के लिए दो सूत्र होते हैं, एक ये P के साथ जब लिखते हैं तो पी भी गामा इक्वल टू भी क्या होता है? नियतांक। और ये दोनों किस में आ जाते हैं? रुद्धोष प्रक्रम में आ जाते हैं। यदि हम दाब के साथ लिखें तो इस तरह से, और ताप के साथ लिखेंगे तो इस तरह से।
ठीक है। अब देखिए इसका 10वां प्रश्न देखते हैं। जब एक गैस का रुद्धोष प्रसार होता है, प्रसार का मतलब फैलना होता है, तो जब कोई चीज़ फैलती है तो ताप क्या होता है उसका, घटता है ना। यदि संपीड़ित करे, सिकुड़े, तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि प्रसार हो तो ताप क्या होगा, घटेगा। कोई भी प्रसार हो ये समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखो सवाल आप, एक गैस को 110 जूल ऊष्मा देने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा 40 जूल बढ़ जाती है, किया गया बाह्य कार्य क्या है। तो फिर से बताओ मुझे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का सूत्र क्या है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू और प्लस क्या है, डेल्टा डब्लू। इसमें डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखूं, ऊष्मा। ऊष्मा का मान कितना है, 110, तो यहाँ लिख दिया 110। फिर डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा है या ना, कितना दिया है, 40, तो 40। और हमसे कार्य पूछ रहा तो ये लिख दिए। अब 110 और -40 करेंगे, ये डेल्टा डब्लू घटाने पर कितना आ जाएगा, 70 जूल। इस तरह से आप दोनों सवाल देखे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर हैं, ठीक है, तो उससे निकाल सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें देखो, इसको देख लेते हैं, समतापी परिवर्तन में किए गए कार्य का मान W बराबर खाली स्थान है। जहाँ ये ग्रीन है वहाँ पर खाली स्थान है। ये कैसे में पता लगा लिया यार, कैसे पता लगा लिया कि W बराबर Q है। तो सूत्र जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है क्या है, डेल्टा क्यू। तो अभी इसमें डेल्टा नहीं लगा तो क्यू लिख देता हूँ, क्यू बराबर होता है U प्लस डब्लू, है ना। अब इसमें डेल्टा लगा दो, डी लगा दो, कुछ भी। अब कौन सा प्रक्रम है ये, समतापी। समतापी में यू का मान कितना होता है, शून्य होता है, तो क्यू बराबर कितना हो गया, डब्लू। ये डब्लू बराबर क्या हो गया, क्यू। इस हिसाब से भरा हुआ है प्रथम नियम से, ठीक है। इसके बाद देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा क्यू बराबर खाली स्थान दे दिया, तो इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, ठीक है। अब देखते हैं छठवां वाला प्रश्न है, कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र। तो ये है ईटा बराबर 1 - T2/T1। यहाँ गलती हो जाती है, याद तो रहता है, यही हो जाता है कि T1 ऊपर है कि नीचे है ना। तो T1 कहाँ रहेगा, नीचे। T1 कहाँ, T1 कहाँ रहेगा, बटे में। T2 अपॉन क्या रहेगा, T1। यदि आप इसको ऐसे एक से हटा के लिखोगे तब होगा ये T1 - T2, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, T1, इस तरह से, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, पीवी आरेख में आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल खाली स्थान को व्यक्त करता है। तो किसको व्यक्त करता है, उस निकाय द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है। जब भी क्षेत्रफल की बात हो, है ना, हम वहां पर वीटी ग्राफ भी देखे थे, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो भी किसको, विस्थापन को करता था। यहाँ पर क्या है, ये पीवी आरेख हमेशा किसको करेगा, कार्य को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किसी गैस के रुद्धोष प्रसार में आंतरिक ऊर्जा खाली स्थान होती है तो क्या होती है, घटती है। जब भी प्रसार होगा तो ताप घटेगा, ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी। मान लो यहाँ आंतरिक ऊर्जा हटा करके ताप लिख देता, तब भी क्या होता, घटता है, ठीक है, ऐसे। फिर देखो, चक्रीय प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन खाली स्थान होता है, शून्य। अब क्यों, चक्रीय परिवर्तन वो होता है कि वह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया, वहीं का वहीं है ना। इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, या आंतरिक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। फिर देखिए, बर्फ का गलना या पिघलना खाली स्थान परिवर्तन होता है, कैसा है, समतापी। क्योंकि हम जानते हैं अवस्था परिवर्तन जब होता है तो ताप नहीं बदलता है। यदि आप किसी बाल्टी में 1 किलोग्राम पानी बर्फ रखे हो और वो पिघल रही है, तो बर्फ के पिघलने का ताप क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का ताप कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। तो जब तक पूरा बर्फ ना पिघल जाएगा तब तक उस पूरे निकाय का ताप कितना रहेगा, शून्य रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, माने समतापी हो गया, ठीक है ना। तो ये समतापी प्रक्रम है। दो समतापी वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप बढ़ाने पर क्या होगी,
बढ़ेगी। अभी मैं बोला आंतरिक ऊर्जा और ताप वाले बहुत सारे प्रश्न हैं आ गए। आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ताप फिक्स रहेगा, आंतरिक ऊर्जा फिक्स रहेगी। ऐसे ताप का रिलेशन सीधे आंतरिक ऊर्जा से है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देख के बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्लू। अभी मैं बताया कि उसको डेल्टा भी लिख देते हैं, डी भी लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, जैसा आ जाए उसके हिसाब से आपको समझ लेना है। ठीक है, चक्री प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण। अब चक्री प्रक्रम वो होता है जिसमें यू ना हो। हाँ, यू का मान क्या हो जाता है, शून्य। चक्री प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य, परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लो, ये डी यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्लू। कहीं नहीं होगा, ऊपर वाला। ठीक है, देख तो रहे हो बड़े आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। इसके बाद देखो रुद्धोष प्रक्रम में प्रथम नियम, तो रुद्धोष प्रक्रम में क्यू ना रहेगा। रुद्धोष प्रक्रम में क्यू का मान क्या होता है, शून्य। तो अब देख लो जिसमें, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ पक्षांतर करके ये लिखें तो ये वाला हो जाएगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू। आप ऐसे करके लिख भी करके भी देख सकते हो। जो सूत्र होता है डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। अब क्यू का मान कितना है, शून्य है, तो हम डेल्टा डब्ल्यू को, ये डी लिख देता हूँ मान लो, इस डी डब्ल्यू को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, डी यू। हुआ, ये इसमें आ गया ना, डी यू भी है माइनस भी है। तो इस तरह से आपको चेक करके देख लेना, बस ये देखना कि किसमें क्या मान शून्य रहेगा। फिर यहाँ पर चौथा नंबर है समदाबी प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण। तो समदाबी प्रक्रम में हम ये दाब से रिलेटेड देखते हैं, ये चाहे भी टू माइनस भी लिख दे या डेल्टा भी लिख दे दी तब भी चलेगा। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, ये ए नंबर का। ठीक है, इसके बाद है समतापी प्रक्रम। फिर से समतापी प्रक्रम आ गया, तो समतापी प्रक्रम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी क्यू बराबर क्या, डी यू। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी जोड़ी मिलाना है। अब हम चलते हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक लग रहा ना, समतापी प्रक्रम में तो डेल्टा यू का मान शून्य होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेल्टा डब्लू होना चाहिए। समतापी प्रक्रम में यू का मान क्या होगा, शून्य। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए हैं इसी तरह के, तो इसको इस तरह से मिला देना है। उसको करेक्शन समझ लो, वहाँ पर बाय मिस्टेक लिख गया है। अब देखते हैं एक अंक वाले प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ये है द्रवों का उबलना कैसा प्रक्रम है ना। तो ये कैसा प्रक्रम है, समतापी। जैसे बर्फ का गलना है वैसे पानी का उबलना है, वो क्या होता है, समतापी। एक ही ताप, यदि पानी को उबालोगे तो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 से ज़्यादा वो नहीं बढ़ता, उतना ही रहता है। चाहे आप एक ड्रम पानी रख लो, है ना, और चाहे पूरी भट्ठी में उसमें पानी में आग लगा दो, तब भी पानी का ताप कितना रहेगा, सवय रहेगा। तो कैसा प्रक्रम हो गया, समतापी हो गया। ठीक है, फिर ये ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है किस भौतिक राशि के संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण। कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में कौन सी राशि पथ पर निर्भर करती है, तो कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब विस्थापन माने क्या है, दूरी, और दूरी का मतलब क्या है, रास्ता। तो रास्ता किस पर निर्भर करता है, कार्य पर। ठीक है, इस तरह से है। चलिए अब 2 अंक के प्रश्नों को देखते हैं इसमें। हाँ जी, अवस्था समीकरण का अर्थ समझाइए और इसके उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मागतिक चरों के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को अवस्था समीकरण कहते हैं। याद तो करो, क्या ऊष्मागतिक चरों के बीच संबंध बताने वाला समीकरण क्या कहलाता है, अवस्था समीकरण। अब चर का मतलब क्या है, ताप हो, दाब हो, आयतन हो, इनका जो रिलेशन बताए वही क्या कहलाता है, अवस्था समीकरण। देखो इसमें पहला वाला, इसमें ये दाब और आयतन आ गया, इसमें भी ये दाब आ गया, आयतन आ गया, टी हो गया, और यहाँ भी दाब हो गया, ये आयतन हो गया, इसमें भी टी हो गया।
तो ये वाला ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये भी अवस्था समीकरण हो गया। आदर्श गैस समीकरण है, ये भी अवस्था समीकरण हो गया। ये वांडर वाल का समीकरण है। कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ देता है वांडर वाल का समीकरण, है ना। तो क्या हो जाता है, ये P प्लस ए बटे वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर क्या हो गया, RT। ये वांडर वाल का समीकरण। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हैं। और आपको ये भी समझना है कि जो हम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न पढ़ते हैं, उन्हीं के भीतर से ही 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ऐसे पढ़ें कि छोटे छोटे सूत्र वगैरह हमको याद हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, तापीय संतुलन किसे कहते हैं। वैसे इसी से पता चल जाता है कि ताप समान होना चाहिए। तो देखो, ऊष्मा का प्रवाह है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तापीय संतुलन। समझ में आ गया। फिर यह है दूसरा, 6वां नंबर का भी प्रश्न देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है ना। तो निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा शेष भाग उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यय होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का सिद्धांत है और इसी को हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तो इस सूत्र से आपको शब्द बनाना है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, निकाय को दी गई ऊष्मा, है ना, उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और कुछ भाग जो शेष भाग बचता है कार्य करने में खर्च होता है, व्यय होता है। आप इस ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होती। चाहे जैसी भाषा लिखो, बात उतना ही है। ठीक है, अब देखिए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। तो इसमें 2 कथन हैं। एक है केल्विन प्लांक का कथन, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर अपना स्टेटमेंट जारी किया। कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जो गर्म ऊष्मा भंडार से अवशोषित समस्त ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सके। अभी हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़े हैं। उस नियम में हम ये देखे हैं कि यदि हम ऊष्मा देते हैं तो आंतरिक ऊर्जा पहले बढ़ती है, फिर कार्य होता है। तो कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है कि बिना आंतरिक ऊर्जा बढ़ाए सीधे कार्य करने लगे। माने पूरी पूरी ऊष्मा हम कार्य में नहीं बदल सकते हैं। पहले हम उसको किसमें देंगे, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तब वो कार्य करेगा। तो यही एक बोलता है कि किसी निकाय को दी गई समस्त ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, अब ये क्लासियस का कथन है, कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जिससे ठंडे ऊष्मा भंडार से ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म ऊष्मा भंडार की ओर स्थानांतरित करें। माने ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म से कहाँ की ओर होता है, ठंडे की ओर। ठंडे से गर्म की ओर अपने आप नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊष्मा कि जैसे मान लो आप कढ़ाई में आप सब्जी बना रहे हो, तो नीचे से आग लगाए हो, तो कढ़ाई से आग कहाँ जाने लगे, नीचे की ओर चूल्हे में जाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ अधिक ऊष्मा है वो कहाँ की ओर जाएगी, कम की ओर जाएगी। ठीक है, अब हम ये प्रश्न देखते हैं, 12वां वाला है इसमें, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए, निकाय के कणों की यादृच्छिक गतियों और उनके अभिविन्यास के कारण निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। माने 2 तरह की है कि कोई भी यदि निकाय है तो छोटे छोटे कणों से बना होता है। एक चीज़ ये जान लो। और कण कभी स्थिर नहीं रहते, अंदर अंदर चलते रहते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते। जैसे हवा के कण चल रहे हैं, क्या हमको दिखाई देते हैं, तो उसमें गति भी होती है। उनका अभिविन्यास होता है कि कोई कण ऊपर चला गया, कोई कण नीचे चला गया। तो अभिविन्यास माने स्थितिज ऊर्जा। 2 ऊर्जा होती है किसी के भीतर, कण के भीतर। एक गति वाली हो गई तो माने क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। और अभिविन्यास वाली हो गई तो कौन सी हो गया, स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों को मिला करके उसकी ये क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा। तो देखो, निकाय के कणों की यादृच्छिक गतियों के कारण और उनके अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है, ताप पर, है ना। इस तरह से।
अच्छा, अब इस 15वां नंबर का प्रश्न देखिए, क्या किसी गैस को ऊष्मा दिए बिना ही उसका ताप बढ़ाया जा सकता है? यदि हाँ, तो समझाइए। अब मान लीजिए कोई गैस है, अब हम उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको गर्म कर सकते हैं ऐसे ही? तो बिल्कुल कर सकते हो संपीड़ित करके। मान लो आपके पास ये सिरेंज है ना, सिरेंज समझ गए? इंजेक्शन, ठीक है? और इसमें गैस भरी है, यहाँ पर पिस्टन लगा है और इसका ताप मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि इस गैस के अंदर का ताप कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसको गर्म ना करूँ और इसका ताप बढ़ा दूँ, 20 से 21 कर दूँ, कैसे पॉसिबल है? तो आप क्या करो, इधर से इस पिस्टन को क्या करोगे, दबाओगे। जब नीचे आएगा तो दाब बढ़ेगा, तो उसका क्या बढ़ जाएगा, ताप। सीधा नियम होता है, पी प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी। दाब बढ़ाने पर ताप क्या हो गया, बढ़ गया। माने गैस को यदि हम संपीड़ित कर देंगे तो उसका ताप बढ़ जाएगा। क्या इसमें आग लगानी पड़ी, गर्म करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ऐसे ही डीजल इंजन काम करते हैं। गाड़ियों में जो इंजन है उसमें जब पेट्रोल डीजल डीजल भरते हो ना, तो डीजल जलता कैसे है? ना वहाँ जलाने वाला माचिस है, ना कुछ है। सिर्फ़ उसको क्या किया जाता है, ऐसे ही दबाया जाता है। जब दबाया जाता है तो इतना ताप बढ़ जाता है कि उसमें आग लग जाती है। इस तरह से वो जलता है। उसकी भाप बनाई जाती है। पहले डीज़ल और पानी, गैस को मिला के क्या बनाते हैं, भाप, और उस भाप को क्या करते हैं, दबाते हैं। जब दबाते हैं तो ताप बढ़ जाता है और इतना ताप बढ़ जाता है कि उनमें क्या लग जाती, आग। बिना आग लगाए आग लग गई। तो ये तरीका होता है कि हम संपीड़ित करके, दाब बढ़ा करके किसी का ताप भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें 16वां प्रश्न भी देख लेते हैं। रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतन क्यों संभव है? प्रशीतन का मतलब ठंडा है। जैसे आपके घर में जो फ्रिज होता है ना, उसका हिंदी नाम क्या होता है पता है? प्रशीतक। क्या होता है? प्रशीतक। प्रशीतक माने ठंडा करने वाला। तो जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तो कोई वस्तु ठंडी क्यों होती है? तो रुद्धोष्म प्रसार में आयतन बढ़ता है, आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, जिससे तापमान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए प्रशीतन संभव होता है। तो देखो, यहाँ पर 17वां प्रश्न भी इसी तरह का है। साइकिल के ट्यूब के फट जाने के तुरंत स्पर्श करने पर वायु कैसे लगेगी? शीतल, ठंडी-ठंडी लगेगी। मान लो ट्यूब है, आप चला रहे, साइकिल चलाते-चलाते देखे कि एकदम से फूट गया और जैसे ही आप वहाँ पर छुओगे, तो आपको ठंडा-ठंडा लगेगा। वजह क्या? चलते-चलते ट्यूब को तो गर्म होना चाहिए, लेकिन जैसे फूटता है कैसे होता है? ठंडा। तो वहाँ पर क्या होता है? प्रसार। जब प्रसार होगा तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। और आंतरिक ऊर्जा का संबंध ताप से होता है। ताप भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ताप घट जाएगा तो ठंडा लगेगा। शीतल का मतलब क्या हो जाना? ठंडा लग जाना। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 18वां प्रश्न। बंदूक की गोली लक्ष्य से टकराने के बाद गर्म क्यों हो जाती है ना? तो सीधा है, जब लक्ष्य से टकराती है तो उसकी गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। भाई बंदूक की गोली में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। बंदूक मारे, लकड़ी में जाके धंस गई, तो लकड़ी में धंसेगी तो वहां क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, काला काला भी हो जाएगा, आग लग जाती। इसका कारण क्या है कि गतिज ऊर्जा किस में बदल गई? ऊष्मा में परिवर्तित होगी, इसलिए गर्म लगने लगता है। सीधा सीधा। हाँ। अब 19वां प्रश्न देखो। एक थर्मस फ्लास्क में जल भरा हुआ है। थर्मस के जल को कुछ समय तक हिलाना, कारण सहित बताइए कि क्या जल का ताप बढ़ जाएगा? तो उत्तर है क्या? हाँ। रुद्धोष प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, अतः जल का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे समझोगे? तो इसमें देखिए, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके लिए अवस्था समीकरण लिखिए। तो ये रिपीट करता हूँ प्रश्न, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके लिए अवस्था समीकरण लिखिए। ठीक है। तो नाम में ही है, वह निकाय जिसमें ताप का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। समतापी माने जिसका ताप क्या हो, नियत हो। सब कुछ बदल जाए पर ताप न बदले तो उसे हम क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। तो देखो, इसको लिखेंगे कैसे? वे उष्मागतिकीय प्रक्रम
जिनके अंतर्गत निकाय का तापमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, इन्हें समतापी प्रक्रम कहते हैं। अपनी भाषा में लिखो, जो आपको समझ में आए। आपको ये भर ध्यान रखना है कि निकाय का ताप नहीं बदलता है। तो कोई ऐसा ऊष्मागतिकी प्रक्रम हो जिसमें निकाय का ताप न बदले तो उसे क्या कहेंगे, समतापी प्रक्रम। अब बोलता है इसके लिए अवस्था समीकरण। अब नया नया लग रहा है, तो कुछ नया नहीं है। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, डेल्टा क्यू बराबर क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो समतापी प्रक्रम में इसका मान क्या होता है, डेल्टा यू का मान 0। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू, या डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। है तो बराबर, इधर उधर कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह से इसको करना है। इसको देखिए, क्या दो समतापी वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। समतापी वक्र वो होते हैं जिसका ताप कैसा हो, समान। तो यहां पर देखो, यदि ये काट दिया तो एक ही बिंदु पर कितने ताप हो जाएंगे, दो। वो संभव नहीं होता है। जैसे मान लो मैं यहां पर बैठा हूं, तो यहाँ पर एक जगह है तो एक ही आदमी ना बैठेगा, दो ठो तो ना बैठ जाएंगे। बस यही हाल है, यदि समतापी वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो उस बिंदु पर कितने ताप हो जाएंगे, दो ताप हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। बस इतना लिखना है। तो क्वेश्चन था समतापी वक्र क्यों नहीं काट सकते हैं, तो क्या बोलोगे, यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर कितने ताप हो जाएंगे, दो, जो कि संभव नहीं है। अब ये अगला प्रश्न देखते हैं। ये है ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम लिखिए। इसको हमको शून्यवां नियम भी बोल देते हैं ना, शून्य कोटि का हो या शून्यवां नियम हो। इससे क्या पता चलता है, तो ये सीधा है। यदि दो निकाय हैं, ये पहला निकाय हो गया, दूसरा निकाय हो गया, तीसरा निकाय हो गया, तो दो निकाय अलग अलग इसके साथ तापी साम्य में है, तो ये दोनों भी किस में होंगे, तापी साम्य में। ऐसे देखो, चित्र को देखो तो बन जाएगा। ये इसको निकाय मान लो ये पहला निकाय या दूसरा, तो कितने निकाय हो गए, दो निकाय। ये तीसरे के साथ कैसे हैं, तापी साम्य में। तो ये बोलो कि यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ तापी साम्य में है, तो वो दोनों निकाय भी आपस में तापी साम्य में होंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे बताया था जब पढ़ाया था कि ये जो पहला वाला लड़का है ये तीसरे का भाई है, और जो दूसरा वाला है वो भी तीसरे का भाई है। तो ये एक और दो भी आपस में क्या कहलाएंगे, भाई ही कहलाएंगे। तो यही कहता है, यहाँ भाई हटाओ, तापी संतुलन लिख दो कि पहला वाला तीसरे के साथ तापी संतुलन में है, दूसरा वाला भी तीसरे के साथ तापी संतुलन में है। तो पहला दूसरा भी एक क्या होंगे, तापी संतुलन में होंगे। ऐसा लिख देना, उतना ही बात है ना। अलग अलग भी लिख सकते इकट्ठा। यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ तापी संतुलन में हैं, तो वो दोनों आपस में भी तापी संतुलन में होंगे। ये शून्यमा का नियम है। इससे क्या पता चलता है, ये ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कि ऊष्मा कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी। यही यह बताता है कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से कहाँ की ओर होता है, निम्न ताप तक की ओर, जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। ठीक है, ये देखिए जो बड़े प्रश्न हैं उसको देखते हैं। बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना करिए। अथवा वाला प्रश्न यदि पूछेगा, स्थिर दाब पर माने समदाबी प्रक्रम में गैस के प्रसार पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। तो ये दो तरह का प्रश्न आ सकता है। इसमें समतापी समदाबी रुद्धोष्म कुछ न लिखे, सीधे लिख दे कि गैस के प्रसार में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करिए, तो ये करना है। ठीक है, समदाबी भी लिखे तब भी यही करना है। तो इसके लिए हम ये चित्र बना लेंगे, और चित्र के बारे में देखो, मैं यहाँ नीचे नहीं पढ़ूंगा, इसी को चित्र के बारे में हमको बताना है। माना हमारे पास एक सिलेंडर है, ये जो मैं बना दिया लाल से, ये क्या कहलाया, सिलेंडर। इसके भीतर वायुरोधी और घर्षण रोधी पिस्टन लगा है ना। पिस्टन में बताया था कि आप सीधा सीधा जो डॉक्टर सिरिंज का इस्तेमाल करता है, उसमें जो गोला गोला जिसमें दवाई भरते हैं वो सिलेंडर कहलाया, और जिससे दबाता है वो क्या कहलाया, पिस्टन। आप साइकिल में हवा भरते हो, यदि हैंड वाला पंप होता है तो जिसमें ऊपर नीचे खींच रहे हो उसको, वो कहलाया पिस्टन, और जिसके सहारे वो चलता है वो क्या कहलाया, सिलेंडर। तो यहाँ पर बोलो, एक क्या है, बेलनाकार पात्र है, उसमें कैसा पिस्टन लगा है, घर्षण रोधी और वायु रोधी पिस्टन लगा है। उसके भीतर क्या भरी है, गैस भरी है, और जिसका
प्रारंभिक दाब और आयतन क्या है, P1 और V1 है। अब यदि मैं गैस को गर्म कर दूं, यहां पर गैस को क्या करना है, गर्म गर्म करेंगे तो गैस में क्या होगा, प्रसार माने फैलेगी, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, dx, और इसमें जो अंतिम दाब और अंतिम आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, P2 V2। तो चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। तो क्या है हमारे पास, माना एक बेलनाकार पात्र है या सिलेंडर है, सिलेंडर ही अंग्रेजी में सिलेंडर बोल देते हैं, हिंदी में बेलनाकार पात्र बोल दिए, एक सिलेंडर है चलो, और उसके ऊपर घर्षण रोधी वायुरोधी पिस्टन लगा है, उसके भीतर क्या भरी है, गैस का दाब कितना है, आयतन कितना है। अब गैस को क्या करोगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रसार, प्रसार होगा तो पिस्टन में विस्थापन कितना हो गया, dx, और उसका अवस्था कितनी हो गई, P2 V2। समझ में आ गया। ऐसे हमको शब्दों में लिख देना है। तो अब हमको निकालना है कार्य। तो कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये डेल डब्ल्यू लिख दिया, एफ डेल्टा एक्स लिख दो या डी एक्स लिख दो। अब ये पी ए कैसे आ गया, तो आप जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, एफ इंटू ए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी ए। तो यहाँ एफ की जगह पी ए लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक स्टेप, यहाँ ये सूत्र लिख देना बगल में, फिर यहाँ पर ए इंटू डेल्टा एक्स है, तो क्षेत्रफल में या किसी का गुणा करें तो क्या हो जाता, आयतन, तो यहाँ पी डेल भी लिख दिया। फिर हमारा आयतन V1 से कहाँ तक गया है, V2 तक, तो इसका हम जोड़ कर देंगे तो ये सूत्र बन जाएगा WV1 V2 PdV, और इसके PV ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। इस तरह से हमको मान निकालना। अब इसका दूसरा प्रश्न देखें तो देखो, इसको थोड़ा सा सवाल है, एनसीईआरटी बुक का है। समान धारिता वाले दो सिलेंडर हैं हमारे पास, एक ए है और दूसरे का नाम बी है। दोनों स्टॉप काक के द्वारा जुड़े हैं, माने बीच में इनका रास्ता क्या है, बंद है। ठीक है, ए पर मानक ताप एवं दाब की गैस भरी है, ए में दाब और ताप भरा है, और बी वाला पूर्णतः कैसा है, खाली है, हवा नहीं है, गैसें नहीं है, निर्वातित है। यदि हम इसको खोल दें अचानक से तो क्या होगा, तो ये पूछता है सिलेंडर ए और बी में अंतिम दाब क्या हो जाएगा। तो जब ये दाब अभी P1 है, जब यहां करेगा तो दाब क्या हो जाएगा, आधा, दाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधा, आधा आधा बट गया ना। मान लो यहाँ ये इसके पास एक ठो रोटी थी, यहाँ पर ये लड़का है भूखा खड़ा है, दोनों आ गए ले तो आधा आधा बांट लिए। ऐसे यहाँ पर भी होता है ना। तो इसका दाब क्या हो जाएगा, आधा। समझ में आ गया। आयतन कितना हो जाएगा, आयतन माने पूरा क्षेत्र दोगुना हो गया, आयतन कितना हो गया, दोगुना। आयतन भी पूछ दे तो आयतन कितना होगा, दोगुना। भाई इसमें मान लो 5 लीटर आता था, इसमें भी 5 लीटर आता था, दोनों को हम खोल दिए तो कितना समा जाएगा वो उसमें, 10 लीटर। तो आयतन कितना हो गया, दो गुना, और दाब कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। जब आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगा तो ताप भी नहीं बदलेगा, ताप में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन। अब यहाँ प्रश्न है, और ये अक्सर आता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखिए, इसके आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या करिए। तो हमको समतापी प्रक्रम समझाना है, रुद्धोष प्रक्रम समझाना है, चक्री प्रक्रम समझाना है, किसके आधार पर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखते हैं, पहले इसमें बोला ना प्रथम नियम लिखिए। तो निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने तथा शेष भाग उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यय होती है। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताया हूँ, सूत्र से बोलोगे कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इस तरह से पढ़ सकते हो सूत्र के हिसाब से। ठीक है। अब कौन सा प्रक्रम है यार, समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में डेल्टा यू का मान कितना होता है, 0। यदि यहाँ डेल्टा यू का 0 रख दोगे तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा क्यू, या डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, है ना। इसका मतलब यह है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। उल्टा भी बोल सकते हो, निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये इसका व्याख्या हो गया प्रथम नियम से। अब देखो रुद्धोष प्रक्रम। तो रुद्धोष प्रक्रम में क्या 0 होता है, डेल्टा क्यू का मान। तो डेल्टा क्यू का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू। या ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू, किसी में भी माइनस लगा दो। तो इसको कैसे लिखेंगे देखना, डेल्टा यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि,
निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये माइनस में है तो निकाय पर लिखना है, और प्लस में हो तो निकाय द्वारा। इसका बताओ क्या लिखोगे? निकाय पर की निकाय द्वारा? हाँ, निकाय द्वारा किया गया कार्य। आंतरिक ऊर्जा में कमी की वृद्धि, ये माइनस लगा है, कमी के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा? जो चक्रीय प्रक्रम का है वही समतापी प्रक्रम का है, दोनों एक जैसे। इसमें डेल्टा यू का मान शून्य है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हुआ? डेल्टा क्यू। माने निकाय द्वारा किया गया कार्य दी गई ऊष्मा के क्या होता है? बराबर। या दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है? बराबर। इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करना है। अब चलिए यहाँ पर ये है समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक। अब मैं यहाँ पर दो प्रसार बताया हूँ। एक यदि सिंपल आ जाए कि गैस के प्रसार में किया गया कार्य है तो अभी हम वो सूत्र पढ़े थे वो वाला, और जब समतापी शब्द आए तो यही वाला है आपको करना है। ठीक है, इसमें देखो समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य, तो स्थिर ताप पर निकाय का प्रारंभिक दाब और आयतन क्या है? P1 V1। और जब गैस को हम गर्म करेंगे तो उसका दाब क्या हो जाएगा? P2 V2। दाब हो जाएगा P2 और आयतन क्या हो जाएगा? V2। तो अपने से ये शब्द बना लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है। शुरू का आयतन क्या रहेगा उसका? V1, और बाद का आयतन क्या रहेगा? V2। शुरू का दाब क्या रहेगा? P1 और बाद का क्या हो गया? P2। तो गैस के प्रसार में किया गया कार्य भी ये सूत्र निकाले हो, ये यहाँ से चालू करना है, इसको याद रखना पड़ेगा, बाकी याद नहीं करना है। W इक्वल टू समाकलन V1 V2 PdV। ठीक है, अब आगे किस तरह देखो, PV इक्वल टू क्या होता है? तो P इक्वल टू क्या होगा? RT अपॉन V। यहाँ क्या लिखा है? P का मान क्या हो गया? RT अपॉन V, तो RT अपॉन V लिख दिए। अब इसमें RT को कहाँ कर दिए हैं? बाहर। बाकी ये भी समाकलन V1 से V2 और 1 अपॉन V dV लिखी है। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये सारा कुछ बदल करके क्या हो जाएगा? log V। ई लिखो या ना लिखो, log V लिखना है, और इस लिमिट को V1 से क्या लिख देना है? V2। अब इसके बाद अपर लिमिट लिखेंगे तो log V2 और माइनस क्या हो जाएगा? log V1। माइनस हटाओगे तो log V2 अपॉन क्या हो जाएगा? V1। और इस तरह से ये कार्य आ जाएगा W इक्वल टू RT log V2 अपॉन V1। तो चलिए अब ये अगला प्रश्न है इस चैप्टर में, लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। समतापी प्रक्रम और रुद्धोष प्रक्रम में अंतर लिखिए। ठीक है, और इससे ऑब्जेक्टिव वगैरह भी खाली स्थान भरने के लिए भी आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 4 नंबर में आएगा तभी आपको करना है, 1 नंबर 2 नंबर किसी फॉर्मेट में आए आपसे बन जाए। तो ये है समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहेगा? ताप। इसमें क्या नियत रहेगा? ऊष्मा। तो पहला तो ये बन गया। दूसरा समतापी प्रक्रम कैसा होता है? धीमा। और ये कैसा होता है? तीव्र या तेज, जैसा भी शब्द आ जाए आपके दिमाग में। इसमें ऊष्मा का विनिमय हो सकता है समतापी प्रक्रम में, और इसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। रुद्धोष्म तो है ही, ऊष्मा का लेना देना नहीं होता, उसी को तो रुद्धोष्म बोलते हैं। इसमें पात्र ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। निकाय जिस जिस निकाय का जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हो वो बर्तन क्या होना चाहिए? ऊष्मा का सुचालक। जैसे आप खाना बनाते हो कुकर में या कढ़ाई में, तो वे कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। इसका पात्र कैसा होना चाहिए? ऊष्मा का कुचालक। जैसे आप थर्मस में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये किस नियम का पालन करता है? बॉयल के नियम का। तो पीवी बराबर क्या होता है? कांस्टेंट या नियत। ये किसके नियम का पालन करता है? रुद्धोष्म का। तो ये पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है? नियत। इसमें आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? नियत। भाई समतापी प्रक्रम है, अभी मैं शुरू से बता रहा हूं कि ताप नहीं बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। इसमें आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें देखो इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? अधिक। इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? कम। इसको चाहो तो अलग से पॉइंट बना सकते हो कि PV-R1 का क्षेत्रफल अधिक होता है, PV-R1 का क्षेत्रफल क्या होता है? कम। क्योंकि क्षेत्रफल ही कार्य बताता है। ठीक है, दोनों लिखना चाहो तो दोनों लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। इसमें पीवी वक्र की ढाल कैसी होती है? अधिक। और इसमें पीवी वक्र की ढाल कैसी होती है? कम। इसके बाद देखते हैं, निकाय द्वारा किया गया कार्य दी गई ऊष्मा के तुल्य होता है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे? जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समतापी प्रक्रम में डेल्टा यू का मान कितना हो गया? 0।
तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू, मतलब निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर। तो यही है ना, निकाय द्वारा किया गया कार्य दी गई ऊष्मा के तुल्य होता है या बराबर, या उल्टा भी बोल सकते हो कि दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अभी हम निकाले थे, इसकी जो व्याख्या कर रहे थे, इसमें निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाती है, इसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, शून्य। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, ठीक, भाप बनना, ये जो धीरे धीरे प्रक्रम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समतापी प्रक्रम होते हैं। ये गुब्बारे का फूटना, टायर ट्यूब का फूटना, कुकर का अचानक से फूट जाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह का रुद्धोष प्रक्रम होता है।